गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में चार बातें हैं वो पढ़ी थी। ऑक्सीजन से संयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन से संयोग और वियोजन के आधार पर, तीसरे नंबर पे था धन विद्युतीय से संयोग और वियोजन के आधार पर, फिर ऋण विद्युतीय से संयोग और वियोजन के आधार पर, और उसके बाद में हम ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण किससे कहते हैं और अपचयन किससे कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी परमाणु है, अणु या आयन है, ये जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या इससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी परमाणु, अणु या आयन है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण किससे कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे सोडियम है, एक उदाहरण हम देखते हैं सोडियम का। दूसरा उदाहरण देखो, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। Fe+2 है, क्लोरीन है। इसको उदासीन परमाणु कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर ना धनात्मक आवेश है ना ऋणात्मक आवेश है, इसलिए ये हो गया उदासीन परमाणु। ये धनायन है, ये ऋणायन है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये 12 नंबर तक के देखो आप। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इनके परमाणु क्रमांक, इधर परमाणु क्रमांक है ये 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन है, 9 पे फ्लोरीन है, 10 पर नियॉन है, 11 पर सोडियम है, 12 पर मैग्नीशियम है। इसमें 2 परमाणु क्रमांक है इसका और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नाभिक के पास वाला जो कोष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम का 3 नंबर है, 3 नंबर पे यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये पहला कोष चल रहा है, पहले कोष में अधिकतम 2 आते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दो। बच गए कितने? 1 शेष रह गया, ये आ जाएगा दूसरे कोष में। इसी प्रकार से सभी में पहले में तो आ जाएगा ये 2-2, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी में 2-2 आ जाएंगे। 3 नंबर पे है तो 2 और 1, 4 नंबर पे है तो 2 और 2, 5 नंबर पे है तो 2 और 3, 6 नंबर के लिए 2 और 4, 7 नंबर के लिए 2 और 5, 8 नंबर के लिए 2 और 6, 9 नंबर के लिए 2 और 7, 10 नंबर के लिए 2 और 8। अब 11 नंबर के लिए हम यहाँ पर 2, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि दूसरा कोष, ये जो दूसरा कोष चल रहा है इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहाँ पर ये 8 और 1 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 8 और 1 यानी ये 9 हो गई, 2, 8, 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, 8, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये ध्यान रखना। ये उदासीन क्यों है? क्योंकि ये सोडियम 11 नंबर पे आता है, 2, 8, 1, ये उदासीन है। इसका, ये सभी उदासीन परमाणु हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है, ये जब त्यागता है तो सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पर हो जाएगा Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन।
इसी प्रकार से आयरन है, आयरन ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 नंबर पर आता है ये। तो इसके अंदर ये इस पर धनावेश है, धनावेश में ये इलेक्ट्रॉन जब और त्याग रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के बारे में। ये उदासीन परमाणु है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2 और 8 रह जाएंगे, यानी ये यहाँ पर 2 और 8 है, यहाँ पर इसके है 2, 8, 1। ये उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 2 और 8 शेष रह जाएगा, उसको यहाँ लिख दिया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 तो पहले से त्याग चुका है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर ऋणावेश आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से त्याग चुका है और Fe+2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी प्रकार क्लोरीन है, इस पर माइनस है, ऋणावेश है। इसका मतलब क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है क्लोरीन द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। ये उदासीन परमाणु का है, ये उदासीन परमाणु का, क्लोरीन के उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 2, 8, 8, यानी इस पर 1 ये आ गया, माइनस का 1। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ये पहले से ये लिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8, 8 है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका मतलब Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ये हो जाएगा 2, 8, 7। एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन एक त्याग देता है तो 2, 8, 7, जिसको यहाँ पे लिखा गया है ये, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन परमाणु है। इस प्रकार से ये जो परमाणु है, आयन है, ये उदासीन परमाणु है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। कोई भी परमाणु आयन है, अणु है, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होना, इलेक्ट्रॉनों का हटना, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम का उदाहरण बता दिया, सोडियम उदासीन परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पर 2, 8 रह जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस का 1 आ जाएगा। कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर प्लस के 2 आ जाएंगे। जैसे Mg+2, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस के 2 आते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al+3 क्योंकि वह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये धनायन है, +2 लिखा हुआ है यहाँ पर पहले से, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यह पहले से त्याग चुका है। एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 यहाँ लिख करके फिर और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या हो जाएगा, Fe+4, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि, देख लो आप धनात्मक संयोजकता में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर धनात्मक संयोजकता 2 है और यहाँ पर धनात्मक संयोजकता 3 हो गई। ये फिर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Fe+4 हो जाएगा, यानी धनात्मक संयोजकता में और वृद्धि हो रही है। ये ऋणात्मक संयोजकता है इसकी, क्लोरीन ऋणायन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, कमी। अब जैसे क्लोरीन है, ये और इलेक्ट्रॉन मान लो त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 8, यानी Cl+ लिखा जाता है। कोई भी परमाणु इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर प्लस धनावेश आ जाता है, फिर वही और त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस का मान और बढ़ जाएगा, जिसको लिखते हैं धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। यहाँ पर क्लोरीन है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो जाएगी। ऋणात्मक संयोजकता में ये उदासीन परमाणु बन जाता है। यहाँ पर ऋणायन है, यहाँ पर ये बन गया उदासीन। अगर इसकी जगह कोई ऋणायन है जिस पर माइनस का 2 आवेश है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 ही रह जाएगा। जैसे सल्फर है S, इसको लिखते हैं S-2, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा S- प्लस इलेक्ट्रॉन।
यानी ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। कोई भी परमाणु, अणु या आयन है तो ये जैसे उदासीन परमाणु है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो क्या हो रहा है, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बन जाएगा, धनायन पहले से है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो और अधिक धनायन हो जाएगा, ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऋणात्मक संयोजकता में कमी आती है या उदासीन परमाणु बन जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ नीचे लिखना अब, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या इन अभिक्रियाओं में, अर्थात इन अभिक्रियाओं में उदासीन परमाणु पर धनावेश धनावेशित परमाणु और अधिक धनावेशित हो जाता है, या धनात्मक संयोजकता में वृद्धि लिख दो आप, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि एवं ऋणात्मक संयोजकता में कमी आती है। ये तीनों बातें लिख दी हैं इन तीनों के बारे में। उदासीन परमाणु है, इस पर तो हो जाएगा धनावेश, ये रहा उदासीन परमाणु, इस पर हो गया धनावेश। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि, जो पहले से धनायन है वो और अधिक धनायन हो जाएगा ये, और ऋणात्मक संयोजकता में कमी, जो ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो जाएगी, या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये उदासीन बन जाएगा। इसके बाद में अपचयन, इसका विपरीत हो जाएगा अपचयन। किसे कहा जाता है अपचयन? रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अणु, परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी अणु, परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में किसी अणु, परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा था हमने, 17 नंबर पे है, जिसका होता है 2, 8, 7। ये उदासीन परमाणु है क्लोरीन का 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको तीर के निशान के पहले लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 8, यानी ये 2, 8, 8, और यहाँ पर हो गया माइनस। माइनस का मतलब, माइनस ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। -2 किसी में आ रहा है अगर, इसका मतलब उस परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इसी प्रकार और उदाहरण है, जैसे मैग्नीशियम का उदाहरण है, Mg+2 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मैग्नीशियम, ये रहा 2, 8, 2। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा?
यहाँ पर लिखा जाएगा 2 8। क्यों? क्योंकि बाह्य कोश के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, इसके द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, तो यहाँ पर 2 8 बचेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है इसने और ये 2 8 हो गया। जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे वापस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, Mg बन जाएगा, यानी 2 8 2। मैग्नीशियम धनायन है, वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उदासीन बन जाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण है MnO4 मैग्नेट आयन है, MnO4 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ग्रहण किया हुआ है तभी इस पर माइनस का 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ माइनस लिखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन और ले रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा MnO4 माइनस 2। ये मैग्नेट है और ये हो जाएगा परमैग्नेट। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या देखा हमने, जो उदासीन परमाणु है ये क्या बन रहा है, ये ऋणायन बनता है। धनावेशित परमाणु है, इसकी धनात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जबकि पहले वाले में ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा था कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है, इसमें धनात्मक संयोजकता में कमी होती है। और ऋणात्मक संयोजकता यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस के 2 हो रहे हैं, तो ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये इसके उदाहरण ध्यान रखना, कोई भी परमाणु ले सकते हैं, क्लोरीन मैग्नीशियम पर ये मैग्नेट है, और भी कोई भी परमाणु चाहे उस पर प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, उसमें हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है। तो इन तीनों से हमने क्या देखा, इन तीनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अर्थात अपचयन अभिक्रिया में ये उदासीन परमाणु है तो क्या होगा, उदासीन परमाणु क्या बनाएगा, ऋणायन, ऋणायन बनाता है। और ऋणावेशित, या पहले ये लिख दो, धनात्मक संयोजकता में क्या हो रही है, धनात्मक संयोजकता में यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ नहीं है, यानी कम हो गए, धनात्मक संयोजकता में कमी एवं ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। ये हो रहा है अपचयन में। अपचयन में उदासीन तो बनाएगा ऋणायन, उसमें उदासीन बना रहा था धनायन, इसमें जो धनायन है उसकी संयोजकता में क्या हो रही है, कमी, यानी धनायन है वो क्या बना रहा है, उदासीन, और जो ऑक्सीकरण था उसमें धनायन है वो और अधिक धनायन हो रहा था। इसमें ऋणायन है, ये क्या हो रहा है, और अधिक ऋणायन, और उसमें ऋणायन था वो क्या हो रहा था, वो उदासीन हो रहा था, यानी उसकी ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इम्पोर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। यानी रेडॉक्स है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, या इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और रिडक्शन यानी अपचयन। तो ये हो जाएगा REDOX, REDOX रेडॉक्स, या उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा क्या है इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया की,
रासायनिक अभिक्रिया में जो एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु का ऑक्सीकरण एवं दूसरे परमाणु का अपचयन अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एवं दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है, परिभाषा ध्यान रखना इसकी। एक परमाणु का है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण है जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया हो रही है तो ये बनेगा Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। C के बराबर O लिखना है। एक तो CO ये होता है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और एक C और O ये छोटा है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना हमने पढ़ा था नंबर 1 में, क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गई और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण। तो एक का तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिंक ऑक्साइड है, इसका अपचयन हो रहा है, Zn बन रहा है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। और उदाहरण देखो दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देखो जिंक और यहाँ पर जिंक के साथ में क्या है, सल्फेट, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। आपको ऑक्सीजन देखनी है। यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है कॉपर सल्फेट में, लेकिन यहाँ पर केवल कॉपर ही है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस प्रकार के उदाहरण ध्यान रखना रेडॉक्स अभिक्रिया के, जिसमें एक परमाणु है, वो एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसमें देखो जिंक का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण एवं CuSO4 का Cu में
अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रिया साथ साथ चलती है इनमें, इसलिए इनको रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। इसमें जो Zn+2 है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा था किसे कहते हैं ऑक्सीकरण, अभी इसके पहले जस्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होना, इलेक्ट्रॉनों का हटना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो Zn+2 है, ये क्या कर रहा है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 2 हट गए, तो यहाँ पर सिर्फ Zn, ये हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। और अपचयन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, जैसे कॉपर है Cu, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, Cu+2, कॉपर के 2 +2, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये अपचयन हो गया। और उदाहरण देखो, एक एग्जाम्पल नंबर 3, आयरन ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 3CO, तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाएगा आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड 2Fe प्लस 3CO2। अब इसमें देखो आप, यहाँ पर आयरन के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर आयरन के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, कितने परमाणु ऑक्सीजन के, 3 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इनमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है, तो इनको कहती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा है, अपचयन। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब एक परिभाषा ध्यान रखना, ऑक्सीकारक और अपचायक किससे कहते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा विपरीत है, यानी जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। जैसे इसके उदाहरण है KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें ऑक्सीजन परमाणु है, 4 परमाणु है या 7 परमाणु है। ये अभिक्रिया के दौरान जब ये ऑक्सीजन देता है तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, इससे ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन दे रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है।
प्रश्न आ जाए कि इन्हीं दो ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम बताइए, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी इनमें क्या हो रहा है, इनसे ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का ये निष्कासन कर रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु त्याग रहे हैं, यानी इनका अपचयन हो रहा है। तो जिनका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, वह क्या कहलाएगा, वह अपचायक कहलाता है। तो वीडियो को आप देखना अच्छी तरह से, एक बार में समझ में नहीं आने पर आप दोबारा से इसको सुनना वीडियो को। ये अभिक्रिया वाला पार्ट है। तो इसमें क्या है कि इसके जो ये नाम वगैरह है ये मैं बोल देता हूँ, तो आप वो नोट कर लेना। सूत्र का नाम है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। ये इसके जो 3-4 पार्ट है ये केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, तो जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसका नाम ध्यान रखना आप। और ये समीकरण हो गए, इसमें इसके उदाहरण आपको बताई दिए। और वीडियो को आप पढ़ते रहना, नोट्स आपको उपलब्ध साथ ही साथ कराए जा रहे हैं वीडियो के साथ में। धन्यवाद।